नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी फाइंडिंग और उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अगर हम पढ़ेंगे तो वो बहुत छोटे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या होता है, उन आर्टिकल्स की व्याख्या बड़ी करता है। तो हमें उन सब क्वेश्चंस को समझना होता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। तो इससे रिलेटेड एक हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू डाई जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है या नहीं। ये हम लोगों ने पिछले केस में, पी रत्नम वाले केस में समझा था। लेकिन अब जो दूसरा केस है, उसी का फॉलो अप केस है, वो 2011 का है। ये है अरुणा सनबाग वाला केस। और इसको, ये किसके साथ था? यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें दूसरी रिस्पोंडेंट पार्टी कौन थी? संघ, भारत का संघ, यानी कि केंद्र सरकार कह सकते हैं इसको। और ये कब डिसाइड किया गया था? 7 मार्च 2011 को। अब ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए हो जाती है कि दो वो कॉलम दे देते हैं, एक में वो लिख देते हैं केस का नाम और दूसरे का दे देते हैं ईयर का नाम, फिर वो उसकी मैचिंग करानी होती है, तो डेट हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो पी रत्नम वाला आप लोग एक बार केस देख लीजिएगा, उसी के फॉलो अप में ये केस है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये केस किन किन पार्ट से संबंधित है, मतलब किन किन चीजों से संबंधित है। सबसे पहले पैथोएनेसिया, यानी कि इच्छा मृत्यु से संबंधित है। और इच्छा मृत्यु भी कैसी? पैसिव। ठीक है, कैसी इच्छा मृत्यु? पैसिव। उसके बाद आर्टिकल 21 से संबंधित है, फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट से संबंधित और राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब मेन क्वेश्चन इसमें था कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है 21 के तहत था ये, तो इसलिए इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है, सबसे पहले हम लोग इसमें केस को समझ लेते हैं ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो। इसमें कह रहा है 27 नवंबर 1973 में क्या होता है कि एक जो अरुणा सेनबाग होती है, ये एक स्टाफ नर्स होती है केईएम मुंबई हॉस्पिटल की। ठीक है, कहां पर होती है? केईएम मुंबई हॉस्पिटल की। असॉल्टेड, इसका शोषण होता है और स्ट्रेंगुलेटेड बाय द सोहन लाल वाल्मीकि, स्वीपर एट केईएम हॉस्पिटल विद ए डॉग चेन। अब होता क्या है कि सोहन लाल वाल्मीकि एक स्वीपर होते हैं वहां पर, ये अरुणा सेवाग जो है ये एक वहां पर नर्स होती है। अब नाइट ड्यूटी जैसे होती है तो नर्स नाइट ड्यूटी करती है, तो उसमें क्या हुआ, पहले इसको असॉल्ट किया, इसका शोषण किया। लेकिन जब उसमें उसको मतलब बात ये आगे ना पहले, तो जो कुत्ते की चैन होती है उससे उसका गला घोट दिया। ठीक है, जब गला घोट दिया तो 1973 के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज। अब जब ऑक्सीजन नहीं पहुंची ब्रेन में, तो उसके बाद क्या हो गया, ब्रेन इनका परमानेंट डैमेज हो गया। एंटर्ड परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट पे पहुंच गई है। होता क्या है कि समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे सभी बॉडी के ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर होती है, ब्लड पहुंचाता है। लेकिन अब क्या हुआ, जब गला घोट दिया तो ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर बंद हो गई। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई तो ब्रेन क्या हो गया उनका, डैमेज हो गया, डेड नहीं हुआ, डैमेज हो गया। और एंटर्ड परसिस्टेंस, और कौन सी स्टेट में आ गई? परसिस्टेंट वेजिटेटिव से। ये कौन सी स्टेट होती है? इस स्टेट में आप सोच नहीं सकते, आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ठीक है, आप विचार नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते, सारी चीजें जो है वो काम करती है, लेकिन बाकी बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो हमें काम करते रहते हैं, जैसे नॉर्मल स्टेट में है वैसे काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। 37 वर्ष, नर्स्ड विथ एक्सेप्शनल डिवोशन बाय केएम स्टाफ, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट पीएस सर्वाइवर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नर्स होती है वो 37 साल तक, मतलब क्या होता है, सर्वाइव करती है 37 साल तक हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल के स्टाफ जो होता है वो इतना डिवोशन होता है उसका, इसका मतलब इस नर्स के प्रति इतनी जिम्मेदारी होती है कि ये दुनिया की जो सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाली पीवीएस स्टेट से है उनमें से एक बन जाती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, पैसिव एथनेसिया इसमें परमिट कर देते हैं, बट पेटिशन रिजेक्टेड। इसमें पैसिव एथनेसिया को तो परमिट कर देते हैं, लेकिन जो इनकी पिटीशन होती है उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट होते हैं। और 18 मई 2015 को क्या होता है कि ये निमोनिया से जो है 42 साल आप मतलब 42 साल स्टेट पीवीएस स्टेट में रहने के बाद इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये केस का कुछ बैकग्राउंड था जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि हु फाइल्ड एंड वाई। ये जो पेटिशन थी ये फाइल्ड किसने करी? पिंकी वीरानी होती हैं, जर्नलिस्ट होती हैं और सोशल एक्टिविस्ट होती हैं। ठीक है, इन्होंने अरुणा की कहानी को भी जो है वो लिखा था। ठीक है, उनकी कहानी के बारे में दुनिया को बताया था। आर्गुमेंट क्या थे?
इन प्रीवियस स्टेट 37 ईयर विद जीरो चांस ऑफ रिकवरी। कह रही है कि ये प्रीवियस स्टेट में है और 37 ईयर हो गए और जीरो चांस है इसकी रिकवरी की, अभी रिकवर नहीं कर सकती। कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस इज अनडिग्निफाइड एंड पेनफुल। अब कह रहा है लगातार अगर ये जो इस स्टेट में है तो उसमें क्या है कि ये अनडिग्निफाइड है, मतलब गरिमा के खिलाफ है। और दूसरा क्या है, दर्दफुल तो है ये, पेनफुल तो है ही है ये। ठीक है, तो इन्होंने दो चीजें जो थी वो दी। क्या एक तो क्या हुआ, सबसे पहला इनका पॉइंट का था कि जीरो चांस जो है वो क्या है रिकवरी के। दूसरा कह रहा है कि ये अनडिग्निफाइड है क्योंकि 37 साल से है, और क्या है पेनफुल है। ठीक है, शी शुड बी अलाउड टू डाई विद डिग्निटी, और इनको अलाउ होना चाहिए डाई विद डिग्निटी, मतलब गरिमा के साथ मृत्यु इनको अलाउ होनी चाहिए। विड्रॉल ऑफ द मैच्ड फूड ट्यूब फॉडिंग। अब इन्होंने कहा कि इसमें किया क्या कि इनको मार तो सकते नहीं है, वो तो मर्डर में आ जाएगा इसको। ठीक है, दवाई डायरेक्ट बंद नहीं कर सकता, या जहर का इंजेक्शन तो दे नहीं सकते, वो तो मर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो इनको फूड दिया जाता था वो क्या हो जाए, पूरी तरीके बंद किया जाए, तो धीरे धीरे ये जो है अपने आप ही इनका शरीर जो है वो छूट जाएगा और ये अपना गोलोक धाम को प्रस्थान करेंगे, जो भी चीज अपनी इनकी रही हो। रिस्पोंडेंट यहाँ पर कौन था कि यम स्टाफ, तो मतलब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं था, गवर्नमेंट से पूछा गया था, लेकिन पेटिशनर रिस्पोंडेंट की यहाँ पर बात हो रही है, नर्सेज और मेडिकल टीम। अब ट्रीटेड एज अरुणाज नेक्स्ट फ्रेंड, इनको क्या ट्रीट किया गया था, जो नर्स स्टाफ था इनको अरुणा के नेक्स्ट फ्रेंड ट्रीट किया गया था। अभी हम इसके समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट फ्रेंड का। इसमें इसको नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो ट्रीट किया गया था। अब इनके आर्गुमेंट क्या था, अरुणा इज वेल केयर्ड एंड फील नो पेन। कह रहा है अरुणा की जो देखभाल है बहुत अच्छे से की जा रही है और इनको कोई दर्द नहीं है। स्टाफ है डिवोटेड टू डिकेड्स टू हर केयर, और कह रहा है दशकों से स्टाफ जो है इनकी सेवा कर रहा है। दे विल कंटिन्यू टू, और वो क्या होगा लगातार सेवा करता रहे। पेटिशन शुड बी रिजेक्टेड, पेटिशन को क्या हो रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेटिशनर के जो पॉइंट है वो हमें समझने पड़ेंगे। एक तो जीरो चांस ऑफ रिकवरी है, दूसरा कह रहा है कि अनडिग्निफाइड पेनफुल है, और तीसरा कह रहा है डाई टू डिग्निटी भी, तो ये जो है मतलब एक अधिकार होना चाहिए, उसको अलाउ होना चाहिए। और कह रहा है कि इसमें एक्टिव नहीं दे सकते तो पैसिव दे दे, मतलब जो खाना पीना है वो छोड़ दे, वो उनसे ले लिया जाए ताकि उनको एनर्जी ना मिले और वो पूरी तरीके से अपने शरीर को त्याग दे। लेकिन केएम स्टाफ इस बात पे तैयार नहीं था। केएम स्टाफ को नेक्स्ट फ्रेंड ट्रीट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट फ्रेंड ट्रीट किया था और कहा था कि अरुणा की जो देखभाल है बहुत अच्छे से हो रही है, पूरा स्टाफ डिवोटेड है और उसकी केयरिंग भी हो रही है, और पेटिशन को क्या होना चाहिए रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कोर लीगल क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। अब जो कोर्ट है उसके समक्ष क्या क्या क्वेश्चन क्या थे, वैधानिक क्वेश्चन। डज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई विद डिग्निटी, क्या आर्टिकल 21 जो है उसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी है या नहीं। इस पैसिव यूथनेसिया विड्रॉल ऑफ लाइफ परमिसिबल इंडिया, या जो पैसिव एथोनेशिया है ये भारत में परमिसिबल है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, तो पहला राइट टू डाई विद डिग्निटी कि मतलब जो गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है वो है कि नहीं, और पैसिव एथोनेशिया जो है वो मतलब जो है भारत में अलाउ है या नहीं। हु इज लोकस स्टेंडाई, यानी लीगल राइट टू सीक एथोनेशिया ऑन बिहाफ ऑफ द इनकम्पिटेंट पेशेंट। इसमें एक क्वेश्चन ये आया कि जो मतलब जो किसका लीगल राइट है ये, मतलब अगर पेशेंट जो है वो ऐसी हालत में है कि वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो उस किसका लीगल राइट है कि उसके बिहाफ पे वो पैसिव एथोनेशिया की मांग करे। तो यहां पर क्या आया, प्रिंसिपल आया है नेक्स्ट फ्रेंड का, जो अभी हम लोगों ने कहा था। तो हमने कहा था ना कि नेक्स्ट फ्रेंड को आप याद रखिए, तो नेक्स्ट फ्रेंड प्रिंसिपल जो है वो यहां पर आया है अरुणा सुनाग केस में। ठीक है, What guidelines should be govern such decision in absence of legislation। कह रहा है अगर पैसिव एथेनेशिया के लिए कोई कानून नहीं है तो इसके लिए क्या जो है वो होना चाहिए, मतलब लॉ है क्या कोई, या क्या लॉ इसके लिए होना चाहिए। तो ये भी जो बात यहां पर की गई, एक मिनट, ठीक है, ये भी बात यहां पर की गई कि जब लॉ नहीं है या मतलब तो क्या गाइडलाइंस है पैसिव एथेनेशिया देने की, क्योंकि लॉ है नहीं तो गाइडलाइंस कोई होगी ना। ठीक है, गवर्न सच डिसीजन, इस डिसीजन को मतलब ये जो पैसिव एथेनेशिया की बात कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है कि व्हाट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पैसिव एथेनेशिया क्या है, अलाउड है, यानी कि परमिशन है, परमिटेड इन एक्सेप्शनल। कह रहा है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जो अपवाद है तो उसमें पैसिव एथेनेशिया क्या है, पूरी तरीके से अलाउड है। अब पैसिव एथेनेशिया की जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे क्या होगा, वन पेशेंट इज इन पीवीएस यानी कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो, कंडीशन इज परमानेंट इन रिवर्सल, और पीवीएस स्टेट में हो तो, लेकिन पीवीएस स्टेट में होने के बाद भी उसके जीरो चांस हो, यानी कि जो कंडीशन है उसकी इरिवर्सिबल हो, वापस पुरानी वाली कंडीशन में नहीं ला जा सकते, और ये पीवीएस स्टेट क्या हो, परमानेंट। यानी कि सिर्फ पीवीएस स्टेट काफी नहीं है, पीवीएस स्टेट के साथ वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए।
एक्टिव एथनेशिया जो है वो इलीगल है। एडमिनिस्ट्रिंग लीथल ड्रग इंजेक्शन टू एंड लाइफ रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्लियर ड्रॉन बिटवीन द पैसिव एंड एक्टिव। कह रहा है कि पैसिव एक्टिव एथनेशिया मतलब डायरेक्ट जहर का इंजेक्शन नहीं दे सकते। पैसिव का मतलब क्या होता है कि मान लो दवाइयां वो चल रही है, क्या बोलते हैं, किसी मतलब जैसे किसी को खाना दे रहे हैं, वो उस स्टेट में जीवित है तो खाना हटा लेंगे, जीवित नहीं रहेगा, तो उसको पैसिव में कहेंगे। एक्टिव क्या हुआ कि कोई मर रहा है तो उसको हमने इंजेक्शन दे दिया कि अब तुम मरी जाओ, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिव एथनेशिया जो है वो हमारे यहाँ परमिशबल नहीं है, पैसिव है। लोकस स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि कौन करे डिसाइड करेगा, एक क्लोज फ्रेंड, यानी कि एक क्लोज फ्रेंड जो है, यानी कि आपका मित्र जो है या नेक्स्ट फ्रेंड कैन अप्रोच हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपॉइंट ए मेडिकल बोर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 डॉक्टर टू इवैल्यूएट द केस। अब कह रहा है कि जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा या क्लोज रिलेटिव या नेक्स्ट फ्रेंड। क्लोज रिलेटिव में आपके जो माँ बाप हो गए, और ये जो अगर रिलेटिव नहीं है तो नेक्स्ट फ्रेंड जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, यानी कि बहुत नेक्स्ट मतलब आप जिसको बहुत ऊपर रखते हो। ठीक है, वो फ्रेंड क्या होगा, वो हाई कोर्ट में अप्रोच करेगा। कहां अप्रोच करेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करेगा, एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा 3 डॉक्टरों का, और वो क्या होगा, केस का पूरा क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी। पेटिशन रिजेक्टेड इन अनदर केएम नॉट पिंकी वर द ट्रू फ्रेंड। अब यहां पर देखना, केएम का जो स्टाफ था वो नेक्स्ट फ्रेंड था, वो चाहता ही नहीं था इसको पैसिव एनेस्थीसिया दे। जो पिंकी थी उन्होंने पैसिव एनेस्थीसिया के लिए कहा था, तो उनको तो नेक्स्ट फ्रेंड माना नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड किसको माना, केएम को। तो केएम तो कह रहा है कि नहीं है, तो पिटीशन क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। और इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था विड्रॉल का, तो ये पूरी तरीके से क्या हो गई, रिजेक्टेड हो गई। ये पूरी तरीके से क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें बाइंडिंग गाइडलाइंस, दूसरा क्वेश्चन गाइडलाइंस का था ना, इशूड बाय कोर्ट। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। सिंस पार्लियामेंट हैड नॉट लेजिस्लेटेड ऑन एथनेशिया, सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इनटू फेल इनटू लीगल वैक्यूम। अब कह रहा है कि जब ये कोई एथनेशिया के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं, मतलब कोई कानून नहीं है, तो इस जो गैप है उसको फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आएगी। और उसने क्या कहा, इसने पहला जो पॉइंट दिया उसको हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट दिया कि अप्रोच हाई कोर्ट। कहां जाएगा, एक क्लोज रिलेटिव एंड नेक्स्ट फ्रेंड एंड ट्रीटिंग डॉक्टर। अब यहां पर ट्रीटिंग डॉक्टर भी जा सकता है, नेक्स्ट फ्रेंड जा सकता है, क्लोज रिलेटिव जा सकता है, और साथ में तीन चीजें आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज रिलेटिव, नेक्स्ट फ्रेंड एंड ट्रीटिंग डॉक्टर, ये तीनों ही जो है ये जा सकते हैं कहां पर, तीनों ही कहां पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट एक पिटीशन डालने के लिए। ठीक है, जो भी कंसर्न हाई कोर्ट वहां पर होगी। डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ये क्या करेगी, हाई कोर्ट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट बेंच एटलीस्ट 2 जजेस टू हियर एंड डिसाइड द मैटर। जो हाई कोर्ट क्या होगी, वो एटलीस्ट 2, ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि मिनिमम 2 तो होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 में, तो केस के हिसाब से एटलीस्ट 2 की एक बेंच बनाएगी जो इस केस को सुनेंगे और इसका मैटर जो है वो डिसाइड करेंगे। इसके बाद कह रहा है मेडिकल बोर्ड ऑफ High Court will nominate a panel of 3 reputed doctor to examine patient and give their expert opinion। अब यहाँ कह रहा है कि एक डॉक्टर का जो मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा 3 डॉक्टर का, वो क्या करेगा, इस केस का पूरा अध्ययन करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा, एक्सपर्ट ओपिनियन देगा। नोटिस टू स्टेट एंड रिलेटिव, नोटिस मस्ट बी टू इशू द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल क्लोज रिलेटिव बिफोर हाई कोर्ट पास में ऑर्डर। अब कह रहा है कि जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी, मान लें इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी कि ठीक है पैसे एनेस्थीसिया दे दो, तो क्या होगा, जो रिपोर्ट होगी ऑर्डर पास करने से पहले ये क्लोज रिलेटिव और जो उनके स्टेट गवर्नमेंट है उनको बताना पड़ेगा। मान लो यूपी का केस है तो यूपी गवर्नमेंट का, क्लोज रिलेटिव मतलब उनके माँ बाप, भाई बहन, जीजा दीदी जो भी है उनका चलता रहेगा। हाई कोर्ट ऑर्डर रिक्वायर्ड, फाइनल ऑर्डर परमिटिंग एथनेशिया कैन ओनली बी पास्ड बाय द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग ऑल। कह रहा है कि जो फाइनल ऑर्डर है जिसमें पैसिव एनेस्थीसिया को परमिशन दी जाएगी, वो केवल किसके द्वारा पास किया जा सकता है, हाई कोर्ट द्वारा, आफ्टर हियरिंग ऑल पार्टी, सभी पार्टियों को छोड़, केवल पेशेंट को नहीं, जो उसके अपोज कर रहे हैं उनको भी सुनना पड़ेगा। अंटिल पार्लियामेंट एक्ट, जब तक पार्लियामेंट एक्ट नहीं बनाता ये गाइडलाइंस जो है वो काम करेंगी। ठीक, तो केस में क्या हुआ, सबसे पहले हाई कोर्ट अप्रोच करेगा, कौन करेगा, क्लोज रिलेटिव जो डॉक्टर होगा, ट्रीटिंग कर रहा होगा, नेक्स्ट फ्रेंड। दूसरा, हाई कोर्ट 2 बेंच बनाएगी, मिनिमम ज्यादा भी बना सकती है, जो केस को डिसाइड करेगी। 3 डॉक्टर की एक पैनल बनेगा जो केस का मूल्यांकन करेगा, उसका अध्ययन करेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को सौंपेगा। हाई कोर्ट क्या करेगी, स्टेट को और क्लोज रिलेटिव को क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी ऑर्डर देने से पहले, और केवल हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है सभी पार्टियों को सुनने के बाद। और जब तक पार्लियामेंट एक्ट नहीं बनाती है तब तक क्या होगा, यही गाइडलाइंस जो है वो एक्ट के रूप में काम करेंगी, इन्फोर्सेबल रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब यहाँ आर्टिकल 21 की बात कह रहा है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी राइट मतलब गरिमा के साथ जो है वो मरने का अधिकार है। अफर्म द ज्ञान
कौर केस 1996 में ज्ञान कौर केस हुआ था। इसका आप ईयर याद रखिएगा। ये केस एक बार डिस्कस कर देंगे। इससे पहले का केस है, कब हुआ था? 1996 में ज्ञान कौर। तो ज्ञान कौर केस में क्या कहा था? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इंक्लूड्स राइट दैट प्रोसेस डाइंग शुड बी द डिग्निफाइड। इसमें कह रहा है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो है ये ग्रैंड केस में कहा गया था, तो वो उसको अफर्म किया, फिर से पुष्टि की और कहा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी टू इंक्लूड ए राइट दैट प्रोसेस ऑफ डाइंग ऑल्सो शुड बी डिग्निफाइड। कह रहा है कि राइट टू लाइफ तो है, राइट टू डाई तो है, लेकिन डिग्निटी है, यानी कि जो भी पेशेंट है उसका मरना जो है वो डिग्निफाई होना चाहिए, गरिमा के अधिकार के साथ होना चाहिए। अगला कह रहा है नॉट ए अनक्वालिफाइड राइट टू डाई, दिस राइज इज लिमिटेड। अब ये जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है ये लिमिटेड है, यानी एब्सोल्यूट तो नहीं है, ठीक, यानी कि कुछ इसमें शर्तें हैं। इट डज नॉट मीन ए पर्सन कैन एंड लाइफ इट ऑन विल। कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन अपने में जो है अपनी इच्छा से मृत्यु कर ले, सुसाइड कर ले। इट अप्लाइज ओनली व्हेन आर्टिफिशियल प्रोलॉन्ग वेजिटेटिव एग्जिस्टेंस, यानी कि क्या होगा, ये तभी अप्लाई होगा जब वेजिटेटिव स्टेट बहुत लंबी चली हो। ये नहीं कि आज में किसी का मरने का दिखा रहा है उसने सुसाइड कर लिया, ये नहीं चलेगा। तो ये लिमिटेड है। लिमिटेड केवल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आर्टिफिशियली प्रोलॉन्गिंग वेजिटेटिव स्टेट, बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रहा हो, ठीक, यही ओनली लिखा है यहाँ पे केवल। तो केवल को याद रखा करिए आप जब क्वेश्चन में होगा, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ओनली को। ये ओनली बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन का खेल खराब कर देता है। तो ओनली क्या है? केवल वेजिटेटिव स्टेट में रहनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ लाइफ मस्ट एक्सटेंड टू द डाइंग, कीपिंग समवन इन वेजिटेटिव स्टेट नो होप रिकवरी इंडेफिनेटली इज इटसेल्फ डिनायल ऑफ डिग्निटी अंडर। कह रहा है किसी को ऐसे स्टेट पे रखना जिसकी रिकवरी इन अनंत काल तक हो ही नहीं सकती, तो वो तो अनडिग्निफाइड है ना, ठीक है, अनडिग्निफाइड है ना, तो वो इन्होंने पूरी तरीके से मान्यता दे दी। लिंक्ड राइट टू प्राइवेसी एंड बॉडी इंटीग्रिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी ओवर देयर बॉडी इज कोर फैक्ट ऑफ द आर्टिकल 21। कह रहा अपनी बॉडी के ऊपर जो दैहिक स्वतंत्रता है वो कोर है आर्टिकल 21 का, ठीक है, क्या है? कोर है, यानी कि बेसिक है, मूल है उसका, उसके बिना नहीं हो सकता। तो स्वयं से इंसान डिसाइड कर सकता है, लेकिन कंडीशन फिर वही है, ओनली वेजिटेटिव स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर दिया इस आर्टिकल को, ये कह दिया राइट टू डिग्निटी विद आर्टिकल 21 है। ज्ञान कौर केस को अफर्म कर दिया, लेकिन उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि अपने मन से आप नहीं कर सकते अपनी लाइफ को खत्म, जब आप परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं इनडेफिनेटली और आर्टिफिशियल आपको जिंदा रखा जा रहा है, तो आप कर सकते हो। और इसमें बॉडली इंटीग्रिटी और प्राइवेसी का मुद्दा भी रख दिया, जो बाद में पुत्तु स्वामी जजमेंट में हमारा क्लियर हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है पैसिव और एक्टिव पैथोलॉजी क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो पैसिव पैथोलॉजी में क्या होता है? विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट, यानी कि जो लाइफ सपोर्ट है जिसके कारण आप जीवन उसको वापस ले लिया। विद होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट रोक दिया, आप दवाई के सहारे चल रहे हो, दवाई रोक दी, आपको ट्यूब से खाना दिया जा रहा है, खाना रोक दिया। तो ये सारी चीजें अगर हम कर लेंगे जो भारत में अलाउड है, जो भारत में अलाउड है। रिमूविंग वेंटिलेटर, वेंटिलेटर हटाना, फीडिंग ट्यूब हटाना, ये अलाउ है। लेटिंग नेचर टू टेक इट्स कोर्स, प्रकृति के अनुसार अपना काम कर लेना, वह अलाउ है। अलाउड सुप्रीम अंडर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, अलाउड ओनली पॉजिटिव एंड टर्मिनल इलनेस, यानी पॉजिटिव स्टेट है या कोई ऐसा इरिवर्सिबल डिसीज है जिसमें बहुत ज्यादा पेन है या बहुत स्थिति नहीं है कि वो हो सकता है, किसी मतलब कुछ कर नहीं सकता, वो हो सकता है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि पैसिव एथनेशिया में ये हरीश रावत वाला जो केस अभी हुआ था उसमें वही तो लाइफ सपोर्ट ही तो हटाया गया था, खाना पीना जो दिया जा रहा था वो हटा लिया गया था, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। एक्टिव पैथोनेशिया क्या है? इलीगल इन इंडिया, एडमिटिंग लीथल इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन दे देना, ओवरडोज दे देना ड्रग की, ये नहीं कर सकते, ड्रग हटा सकते हैं, ओवरडोज नहीं दे सकते। टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू एंड लाइफ, फिजिकल असिस्टेंस सोसाइटी, ये नहीं कर सकते। इलीगल क्रिमिनल ऑफेंस नॉट कवर्ड बाय द आर्टिकल 21। कह रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इलीगल है, कि आपने इंजेक्शन दे दिया, ओवरडोज दे दिया, ठीक है, कुछ भी कर दिया, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्या है? इलीगल है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में कह रहा सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस, इस केस का जो सिग्निफिकेंस क्या है? डिस्पाइट दिस जजमेंट अरुणा कंटिन्यू टू केयर गिवन बाय डिवोटेड नर्सेस। अब नर्सेस इसका विरोध कर रही थी, इन्हीं को नेक्स्ट फ्रेंड माना था, तो इन्होंने तो अपोज किया, तो पिटीशन तो रिजेक्ट हो गई। तो अरुणा की मतलब जजमेंट के बाद भी अरुणा जो है वो स्टाफ नर्सेस द्वारा देखभाल, सी पास्ड अवे 18 मई 2015 फ्रॉम निमोनिया नॉट फ्रॉम विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर 24 पॉजिटिव स्टेट। तो ये केस तो कुछ था। फर्स्ट जजमेंट ऑफ पैथोलॉजी, अब अरुणा सिराग वाला जो केस है ये पहला जजमेंट है पैथोलॉजी में, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अलोंग द पैथोलॉजी। ज्ञान कौर वाले में डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था,
लैंडमार्क जज प्रेसिडेंट फॉर द ऑल सब्सिक्वेंट। पैसिव एनेस्थीसिया का नहीं था, एथनेशिया का नहीं था, वो राइट टू डाई विद डिग्निटी का था, ज्ञानपुर वाला। तो ये पहला सुप्रीम कोर्ट का केस है जो पैसिव एनेस्थीसिया में जिसमें अलाउ किया गया है। इस्टेब्लिश हु कैन अप्रोच, और ये बता दिया कि कौन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इसकी मांग के लिए। इंट्रोड्यूस नेक्स्ट फ्रेंड कॉन्सेप्ट, अगर आपसे प्रीलिम से पूछा जाए नेक्स्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से केस में कहा गया है, तो अरुणा सियाग केस है, ठीक है। हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, अब इसमें किसका ज्यूरिडिक्शन, न्याय का अधिकार किसका रह दिया गया, हाई कोर्ट, ये भी परमिशन जो है वो दे दी गई। पिछला हम लोगों ने पढ़ लिया है। फाउंडेशन ऑफ कॉमन कॉज केस, यानी कि 2018 में एक कॉमन कॉज केस आया, उसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो उसका ये फाउंडेशन, उसका ये आधार बना, ठीक है, समझ में आया। लिविंग विल कॉन्सेप्ट इवॉल्व इस केस। अब 2018 में इसमें तो हमारा जो नेक्स्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो ये हमारा केस है आपका कॉमन कॉज वाला, इसमें लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया है, लिविंग विल का। तो लिविंग विल वाला कॉन्सेप्ट किसमें आया, कॉमन कॉज केस 2018 में, इसको हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक विस्तार किया, कॉल फॉर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, और ये कहा गया कि जो संसद है वो इस पर कानून जो है वो बना सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि अरुणा सियाग, अब दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, अरुणा सियाग केस, कॉमन केस। इसमें हमें देखो, अभी हम कॉमन केस से समझेंगे, कंपैरिजन में आप लोग ये वाली स्लाइड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम पढ़ देते हैं। पैसिव एनेस्थीसिया क्या हो गया, एस्पेक्ट में अलाउड किया गया, इसमें भी अलाउड किया गया, इसमें बट हाई कोर्ट परमिशन नीडेड एवरी केस। दोनों में फर्क क्या है, अरुणा सियाग केस में हाई कोर्ट परमिशन चाहिए थी, ठीक है। अब एडवांस डायरेक्टिव रिमूव नीड फॉर द हाई कोर्ट इन केस। अब यहां पर कॉमन कॉज केस में क्या हो गया, ऐसे निर्देश दे दिए जो हाई कोर्ट में प्रत्येक केस में जाना जरूरी नहीं है। तो दो डिफरेंस था, अरुणा केस में हाई कोर्ट जाना ही जरूरी था, लेकिन कॉमन कॉज केस में क्या हो गया, कुछ ऐसे डायरेक्टिव दे दिए जिसने हाई कोर्ट जाने की जो परमिशन मतलब कंडीशन थी, उस पर कहीं ना कहीं प्रत्येक हर केस में नहीं जा सकते, हाँ कुछ ऐसे केस है जिसमें जाते तो जा सकते हैं। लिविंग विल को इसमें क्या हुआ, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता नहीं दी गई अरुणा सियाग केस में, इसमें लीगली वैलिड कर दिया, उसको इन्फोर्सेबल कर दिया। हु डिसाइड, हाई कोर्ट एंड मेडिकल बोर्ड, इसमें इंडिविजुअल दो एडवांस डायरेक्टिव, हाई कोर्ट ओनली इफ डिस्प्यूटेड। कह रहा है एडवांस डायरेक्टिव जो है वो दे दिया कि एडवांस में डायरेक्शन दे सकते हैं, कौन दे सकता है, जो पेशेंट है या पेशेंट के पेरेंट्स हैं, जो भी दे सकते हैं एडवांस में डायरेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है एडवांस डायरेक्टिव जो है इसमें आ गया, तो हाई कोर्ट केवल क्या होगा, जब डिस्प्यूट होगा तब डिसाइड करेगा, हर केस में हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो हाई कोर्ट और मेडिकल बोर्ड की यहाँ पर मान्यता जो है वो खत्म हो गई, एडवांस डायरेक्टिव आ गया, ठीक है। इंडिविजुअल थ्रू एडवांस डायरेक्टिव, इंडिविजुअल मतलब जिस आदमी का केस है वो एडवांस डायरेक्टिव के थ्रू है जो जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की जो मतलब कब जाएगा, जब डिस्प्यूट होगा तब। एक्टिव एथनेशिया इसमें भी इलीगल थी, इसमें भी इलीगल थी, इसमें दोनों में इलीगल दिया गया। लेजिस्लेशन क्या है, कॉल्ड पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट कोर्ट कंप्रिहेंसिव गाइडलाइंस। इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा कि आप कानून बनाओ, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक कंप्रिहेंशन क्या लगाई, गाइडलाइंस लगा दी, ठीक। स्कोप क्या था, रिएक्टिव केस बाय केस बेसिस ओनली, प्रोएक्टिव एम्पावर्ड इंडिविजुअल। इसमें क्या था कि रिएक्टिव था यानी केस बाय केस था अरुणा सियाग केस में, इसमें क्या था, प्रोएक्टिव था यानी पहले से ही एक्टिव है, एम्पावर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को इसमें शक्ति दे दी गई, ठीक है। तो ये आपका अरुणा सियाग केस था। इसमें 5 पॉइंट जो है जो हमें रिमेंबर रखने हैं इस केस से संबंधित। अरुणा सियाग का स्टाफ नर्सेस केमियम लेफ्ट पीजीवी स्टेट 1973, पिटीशन फाइल्ड बाय किसके बारे में, और नेक्स्ट फ्रेंड कौन था, केईएम वाला, ठीक है। इसके बाद पैसिव एथनेशिया केस में अलाउड किया, एक्सेप्शनल केसेस में हाई कोर्ट की परमिशन 3 बॉडी, राइट टू डाई रिकॉग्नाइज कर दिया, एक्टिव एथनेशिया में मींस इलीगल, पैसिव एथनेशिया की परमिशन दे दी गई। फाउंडेशन ऑफ कॉमन केस, कॉमन कॉज केस। तो ये आपका जो केस था, इसमें आप ये मत समझिएगा कि बहुत छोटा केस है तो बहुत कम इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इनमें तो 5-6 पॉइंट इसमें जो है आपको याद रखने हैं, जो प्रीलिम्स, अच्छा प्रीलिम्स में भी याद रखने हैं और मेंस में लिए भी, क्योंकि अभी हरीश रावत को पहली बार दिया गया, पहला ऐसा केस था पैसिव एथनेशिया का, तो हो सकता है मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछ ले, वर्ल्ड ग्लोब केस था, मतलब ग्लोबल स्थिति में क्या है इसकी, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए ये केस में इतना ही है, नेक्स्ट केस में हम लोग और डिस्कस करेंगे कॉमन कॉज केस का, तो ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम और लैंडमार्क जजमेंट जो है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी जो करंट में हमारे जजमेंट आते हैं अभी के, वो हम लोगों ने भी 1-2 डिस्कस किए, वो भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये केसेस की जो सीरीज है ये लगातार जो है आपके पास आती रहेगी और चलती रहेगी, ठीक है। हिस्ट्री की हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं, तीसरा लेक्चर भी आपका आज या कल में आ जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 25 तारीख से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, पॉलिटी और हिस्ट्री की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता है पहले दिए गए हैं, तो उस पर आप अपना व्हाट्सएप
कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।